बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खैरियत की जब बात करते हैं तो व्यूअर्स, आप जानते हैं कि सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉर्निंग एट होम पे हमारी कोशिश होती है कि कोई भी अवेयरनेस से रिलेटेड दिन हो, कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट मौका हो तो हम उसको मिस नहीं करते और हम उस पर ज़रूर बात करते हैं। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। यानी कि हेपेटाइटिस जैसी एक बड़ी सीरियस बीमारी जो जिगर की बेसिकली बीमारी होती है, उससे बचने के क्या तरीके हैं, उसके रिलेटेड आगाही देने का आज दिन है। और उसके अलावा जो लेटेस्ट रिसर्च और जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आज के दिन डिस्कस होती हैं। पहली बार हेपेटाइटिस अवेयरनेस कैंपेन जो है उसका आगाज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया 2008 में, लेकिन 2010 में WHO ने ऑफिशियली 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पे मनाया। मतलब 2006 में इसका आगाज़ किया इसकी कैंपेन्स का, और फिर 2010 में WHO ने ऑफिशियली इस दिन को मनाना शुरू किया। ये दिन डॉक्टर बरोच सैमुअल ब्लूमबर्ग की याद में सिलेक्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को ना सिर्फ डिस्कवर किया, बल्कि ना सिर्फ हेपेटाइटिस बी जैसी वायरस को डिस्कवर किया, बल्कि फिर उसकी वैक्सीन को यानी कि उसके इलाज को भी डेवलप किया। डॉक्टर ब्लूमबर्ग को इस काम के एवज़ नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। सो व्यूअर्स, देखें, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी जिसकी हम बड़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम पे बात भी कर चुके हैं। हेपेटाइटिस के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, A, B, C एंड D भी होता है। तो हेपेटाइटिस आई थिंक E भी होता है। सो द पॉइंट इज़, हेपेटाइटिस के जो वेरियस फॉर्म्स हैं उनके डिफरेंट इलाज हैं, उनकी वैक्सीनेशंस भी मुख्तलिफ हैं। कुछ हेपेटाइटिस के फॉर्म्स की वैक्सीनेशंस हैं, कुछ की तो वैक्सीनेशन के बावजूद भी अगर वो आपको हो जाए तो उसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है। सो व्यूअर्स, हेपेटाइटिस को आज हम समझेंगे भी और हेपेटाइटिस से बचने के तरीके भी हम जानेंगे, क्योंकि व्यूअर्स, अल्टीमेटली प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। यानी कि इलाज से 100 गुना बेहतर है कि आप बीमारी की तरफ जाएँ ही ना, और बीमारी से बचने का बेहतरीन तरीका है वैक्सीनेशन और एहतियाती तदाबीर। अब देखिए, वैक्सीनेशन करवाना वो तो अपनी जगह है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है वो लगाई भी जाती है जब बच्चे छोटे भी हैं, फिर लेटर ऑन इन लाइफ भी उसको लगाया जाता है। तो हेपेटाइटिस की तो वैक्सीन अपनी जगह है, लेकिन वैक्सीन के अलावा किन चीज़ों का ख्याल करना है, क्योंकि व्यूअर्स, अगर आपने वैक्सीन लगाई भी हुई है तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस होगा नहीं। हाँ, कम शिद्दत का होगा, लेकिन हो फिर भी सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हेपेटाइटिस आपको हो ही ना। अब अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस होने की, तो उसका होता कैसे है। देखें, एक तो ब्लड, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने दांतों का काम कराने के लिए किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे साफ़ यूटेंसिल्स और साफ़ जो हैं वो सर्जिकल इक्विपमेंट है वो नहीं यूज़ हो रही, अगर किसी की इस्तेमाल शुदा सुई आप पे इस्तेमाल हुई है नीडल्स के एक्सचेंज से। अच्छा, फिर उसके अलावा जिस तरह के ओरली जो हेपेटाइटिस होता है, फिगर ओरल कॉन्टैक्ट के थ्रू या चीज़ें वगैरह कंज्यूम करने के थ्रू, तो वो अक्सर जो हम फास्ट फूड की चीज़ें खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, रेस्टोरेंट्स के खाने खाते हैं, सफाई की हाइजीन का वहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता, तो इससे भी बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं। हेपेटाइटिस अपनी जगह, टाइफॉइड होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो व्यूअर्स, अगर बीमारियों की बात करें जिनसे हम कंटेमिनेटेड चीज़ों की वजह से, तो टाइफॉइड भी हो सकता है, कॉलरा भी हो सकता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस E जैसी बीमारियां जो हैं सबब बन सकती हैं जब हम गंदा या कंटेमिनेटेड या साफ़ सुथरा खाना नहीं खाते। सो व्यूअर्स, हम किचन में भी इसीलिए आपके साथ कंटिन्यूसली रेसिपीज़ शेयर करते हैं, ऑन एयर बना के दिखाते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि देसी खाने बनाते हैं। जैसे आज भी हम लोग पैन एशियन कुजीन की तरफ जाएंगे कि जो चीज़ें आपको मार्केट में इतनी महंगी महंगी आप ख़रीदते हैं, एक तो वो सस्ते दामों आप अपने घर में बना सकें, घर वाले भी सब इंजॉय कर सकें, बजट के अंदर चीज़ रहे, और उससे सबसे ज़्यादा बढ़ के जो चीज़ है वो ये है कि साफ़ सुथरा खाना, नीट एंड क्लीन खाना जो इन्फेक्टेड नहीं है, जिससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। देखिए, आजकल टीनेजर्स, जेन ज़ी वगैरह जो जी में चाहता है उठा के खा लेते हैं, और सच्ची बात यह है कि अगर घर में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों ने कहा है कि जी अम्मी जी हमने बाहर से खाना मंगाना है, तो फिर सबका ही खाना बाहर से आता है। और फिर जब वो खाना बाहर से आता है और अगर उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ हो जो ख़राब हो, ठीक ना हो, तो सब ने अगर वो कंज्यूम कर ली तो सारे के सारे बीमार पड़ेंगे।
सो व्यूअर्स, एहतियात इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टमक इश्यूज़, एसिडिटी, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, अल्सर, टाइफाइड, इन बीमारियों से अगर बचना है तो उसका हल बहुत ही सिंपल है। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी माइंडफुल। खोखों से आजकल जैसे कि बहुत से लोगों को होता है कि चलो यार जूस पीने के लिए जाते हैं, भाई अगर जूस पीने के लिए जाना भी है तो साफ़ सुथरी जगह पे जाएं, ऐसे वेंडर से जाके जूस लें जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। अब देखिए, मशीन भी जो जूस निकालने वाली होती है, ये तो नहीं होता कि हर बार उसमें से जूस बना के निकाल के लोग उसे नीट एंड क्लीन करके रखते हैं। हाँ, महंगे महंगे हाई एंड स्टोर्स करते होंगे, रेस्टोरेंट्स, लेकिन जो रेगुलर मतलब जूस की दुकानें हैं वहाँ पे उसी मशीन में बार बार चीज़ जाती है। कहीं जाके शायद वो शाम को रात को धोते होंगे या दिन में 2 दफ़ा साफ़ कर ले होते होंगे। उसके अलावा जो डिशेज़ और बर्तन भांडे यूज़ किए जाते हैं, कप्स वगैरह, कंटेनर्स वगैरह, वो साफ़ भी हैं कि नहीं। इवन जो डिस्पोजेबल होते हैं व्यूअर्स, आपको क्या पता कि वो कितनी देर खुले पड़े हुए थे, उन पे कितने जरासीम जाके बैठे। तो अगर आपने जूस पीने के लिए जाना ही है और घर से ही जा रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने साथ ग्लास ले जाएं घर का, या अपना कोई डिस्पोजेबल कंटेनर ऐसा ले जाएं, या अपनी कोई बॉटल वगैरह ले जाएं। जिस तरह बहुत से लोग आजकल वो स्टैनली कप्स टाइप बॉटल्स अपने पास रखते हैं स्टील की, उसके अंदर जाके आपने जूस बनवा के डलवा लिया, जस्ट टू बी ऑन द सेफ़र साइड। लेकिन अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हम अपने घरों पे ही करें तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। शेफ़ तैयबा हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी इस टॉपिक पे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज एक्चुअली हमने 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करनी है। एक तो ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस और ये जो बीमारियां फैलती हैं। देखिए, एक तो गलत नीडल्स का इस्तेमाल, गंदी नीडल का आपने इस्तेमाल कर लिया, आप डेंटिस्ट के पास मतलब ऐसे बंदे के पास चले गए, या आपने अपनी वो नाई के पास चले गए। और अक्सर ये तब होता है जब ये जो होते नहीं है, जैसे दरख्तों के नीचे लोगों ने कुर्सी लगाई हुई होती है और वहीं पे दांतों का भी काम हो रहा है और वहीं पे बालों का भी काम हो रहा है और शेव भी बन रही है। तो बात ये है कि इन चीज़ों को इसीलिए स्पेशली मैम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, हमारी सीएम पंजाब ने ये सारी चीज़ें शट डाउन करवाई हैं पंजाब में। मगर अभी भी मैं दूसरे शहरों में, कराची वगैरह इन जगहों पे देखती हूँ कि लोगों ने इस तरह ठेले टाइप लगाए हुए हैं और उसके नीचे वो मतलब ठेला टाइप लगा के वहाँ पे लोगों के ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। अब बात ये कि ऑलरेडी ये चीज़ें अगर आपने किसी प्रॉपर क्लिनिक में या किसी पार्लर में जाके करानी है तो उसमें भी खास एहतियात करनी चाहिए। तो इस तरह से तो ऐसे हेपेटाइटिस फैलता है। किसी एक बंदे ने गलत किसी चीज़ का इस्तेमाल किया किसी एक पे और वो उसी को यूज़ करता चला गया तो 50-100 लोगों को भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और जुगन, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देखें, हम बचत की तरफ जा रहे होते हैं। जिस तरह आपने लोकल फूड कार्ट्स की बात की या ये जो नाई वगैरह लोकली बैठे होते हैं उनकी बात की, आप काम करवाने से पहले एटलीस्ट ये देखें कि वो प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है। वो उसी वक्त आपको नज़र आ जाएगा कितना अनहाइजेनिक है और कितनी बीमारियां आपको जो हैं वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए जो है वो आप उल्टा और ज़्यादा देखें। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो उतना ही तो ख़र्चा आप मेडिसिन या ट्रीटमेंट्स के ऊपर भी तो करेंगे ना। तो क्यों ना हम अच्छी जगह जाके अच्छा काम करवाएं और बजाय इसके कि आप सस्ते को देख के जो है वो चीज़ें फिर इस तरह ख़राब से ख़राब तर होती जाती हैं। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और इसीलिए जैसे कि हम कुछ दिन जैसे देसी अपने लोकल कुजीन बनाते हैं, फिर हम कभी इटालियन बनाते हैं, कभी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने पैन एशियन की तरफ जाएं, चाइनीज़ वगैरह बना लें। होता ये है कि चीज़ें लोग ऑनलाइन देखते हैं वायरल होते हुए तो बड़े एक्साइटेड होकर उनको ऑर्डर, इसीलिए हम वायरल रेसिपीज़ भी ऑन एयर बनाते हैं। फिर अभी जैसे ब्रेक के बाद व्यूअर्स हम पैन एशियन खाने की तरफ जाएंगे। अब पैन एशियन अगर आपको बेसिक बनाना आ जाता है तो वेरिएशन लाना बहुत आसान है। जैसे आज हम स्वीट एंड सावर चिकन एंड एग फ्राइड राइस बना रहे हैं, उसी स्वीट एंड सावर चिकन को आप ऑयस्टर सॉस में भी बना सकते हैं। बेसिक चीज़ वही होती है, सॉसेस उसमें चेंज हो जाते हैं। तो घर में आप अच्छे खासे मिकदार में जो खाना बना सकते हैं वो एक बंदे का पोर्शन बनता है जब आप रेस्टोरेंट से लेते हैं। एक बात हो गई। अब ब्रेक में जाने से पहले ये बता दूं कि ब्रेक के बाद किचन में नहीं मुलाकात होगी। हमारे साथ एक हमारी बड़ी ख़ास गेस्ट है, उनसे हमने डिस्कशन करनी है हरासमेंट पे। व्यूअर्स, जहाँ पे बीमारी हमें रोकती है अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल अंदाज़ और एक भरपूर अंदाज से जीने में, उसी तरह जब एक खातून हरास हो रही होती है काम की इन्वायरमेंट में, घर पे कहीं पे भी, स्पेशली अगर आप काम की इन्वायरमेंट्स की बात करें, तो उस खातून की कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस और जनरली उसके लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यूअर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान जैसे मुल्क में काम करना भी एक बहुत बड़ा वो चीज़ होती है ख़वातीन के लिए, क्योंकि अक्सर घरों में आज भी इसको बड़ा मायूब समझा जाता है कि हमारे घर की बहुएं और बच्चियां काम नहीं करती। मुश्किल से पढ़ लिख के अगर काम करने की इजाज़त मिल भी जाती है, और क्योंकि लिटरली
हमारे मुल्क में अभी भी यही सिस्टम है कि बच्चियों को इजाज़त ही लेनी पड़ती है काम करने की, अपने घरों में भी, अपने इन लॉज के घरों में भी। तो जब जॉब की इजाज़त मिल भी जाए और फिर वो बच्ची काम पे हरास हो रही है, कोई बंदा उसको तंग कर रहा है या उसको हर तरीके से जॉब से निकलवाने की कोशिश की जा रही है, तो व्यूअर्स फिर एक नॉर्मल बंदे से 1000 गुना ज़्यादा एक मुश्किल एक्सपीरियंस से खातून गुजरती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, एक ऐसा मुल्क जो मतलब जहाँ पे अगर आप ये देखें तो बेसिकली तो इस्लाम के नाम पे बना था पाकिस्तान, राइट, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान। सो अल्टीमेटली अगर आप इस्लाम के भी उसूल देखें तो ख़वातीन को कितनी इज़्ज़त और कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। सो द फैक्ट इज़ कि हमने अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना है और ये जानना बहुत ज़रूरी है आज ख़वातीन के लिए कि भाई कौन सी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं, किस स्टेज पे आपने आवाज़ उठानी है और उस आवाज़ उठाने का प्रॉपर प्रोसीजर और तरीका क्या है कि आपका मसला हल भी हो। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम पब्लिकली जब एक चीज़ को अनाउंस कर देते हैं तो वो कोर्ट में जाके केस ख़राब हो जाता है। तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, क्योंकि ख़वातीन अक्सर हरासमेंट के ऊपर कमेंट भी नहीं करती, बताती भी नहीं है कि वो तंग हो रही हैं ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे 15-15 20-20 साल से काम कर रही होती हैं, इस खौफ से कि अगर हमने कुछ कह दिया तो नौकरी तो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई नौकरी पे रखेगा नहीं कि यार ये तो खातून ही ठीक नहीं है, ये लोगों पे हरासमेंट के इल्ज़ाम लगाती है। तो व्यूअर्स, ख़वातीन के लिए स्पेशली एंड हरासमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से औरतें बड़ा टफ टाइम फेस करती हैं। तो आज हम गाइडेंस लेंगे ब्रेक के बाद, जो मेरे लिए भी यूज़फुल होगी, तैयबा जी के लिए भी यूज़फुल होगी, क्योंकि व्यूअर्स ये नहीं है कि हरासमेंट सिर्फ वो बच्चियां या वो ख़वातीन फेस करती हैं जो नया नया काम की तरफ आती हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक जगह पे बड़े सेफली और सिक्योरली 10-15 साल से काम कर रहे हैं, सडनली आपके ऊपर एक ऐसे बॉस आ गए या कोई ऐसा बंदा आ गया जिसने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना दिया आपको तंग करना। अब 15 साल पुरानी आपको नौकरी या तो छोड़नी पड़ती है या कंप्लेन दर्ज करनी पड़ती है या फिर कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ता है जिसकी वजह से आपकी अपना जो करियर है वो डैमेज हो जाता है। तो बड़ी दफ़ा ख़वातीन अपना मुंह बंद रखती हैं, लेकिन उस मुंह बंद रखने के भी क्या नुकसान है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम सब का राइट है व्यूअर्स कि हम लोग एक महफूज एनवायरनमेंट में जाके काम करें, ना मर्द हरास हो, ना औरत हरास हो, ना ट्रांसजेंडर हरास हो, हर जेंडर एक महफूज एनवायरनमेंट में काम करें। और उसके लिए गवर्नमेंट के लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से एफर्ट्स किए गए हैं, लेकिन आपने और मैंने भी स्टेप्स उठाने हैं। अगर हम हरास होते हैं और अगर किसी को हरास होते हुए देखते हैं तो उनको किस तरीके से गाइड करें और किस तरह से चीज़ को आगे लेके चलें, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज के हमारे ख़वातीन जो हरासा होती हैं काम की इन्वायरमेंट्स में और स्पेसेस में, बात करने के लिए भी एक खातून आई है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब इस किस्म के केसेस या टॉपिक्स पे बात करते हैं तो बात करने के लिए भी मर्द हज़रात ही मिलते हैं। तो ख़वातीन के क्या मसाइल हैं वो एक खातून, और स्पेशली अगर काम की बात करें तो एक वर्किंग लेडी से बेहतर कौन समझ सकता है। एंड देन अ वर्किंग लेडी हु हैज़ एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, सिर्फ काम का एक्सपीरियंस नहीं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट खातून है, ओम्बड्सपर्सन है पंजाब की, ऑफिस ऑफ द ओम्बड्सपर्सन पंजाब फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। नाम ज़रा लंबा और मुश्किल सा है, लेकिन डॉक्टर नजमा अफजल ख़ान एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं जो बड़े आसान अल्फाज में हमें इस मसले का हल देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच आज वक्त निकालने का। आपको बुलाने का और आपको रिक्वेस्ट करने का मेन रीज़न ये है कि मैम आप साइलेंटली बहुत सी बच्चियों के, साइलेंटली पर्दा रख के बहुत सी बच्चियों के और यंग एंड इवन ओल्डर ख़वातीन के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर चुकी हैं। फ़र्क ये है कि क्योंकि आप सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करती हैं चीज़ें और एक तरीके से चीज़ों को आप मैनेज करती हैं तो वो लोग भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन ये चीज़ इतनी मंजर आम पे नहीं आती। और क्योंकि ऑब्वियसली ख़वातीन को प्रोटेक्टेड भी तो रखना है ना। बिल्कुल। अगर आपने उनको हरासमेंट से बचा लिया और उनको सोशल मीडिया पे वायरल कर लिया तो मैडम फिर फ़ायदा क्या हुआ उस पूरे काम का? नौकरियाँ तो फिर भी शायद उनको ना मिले आगे इसकी वजह से। हम ये जानना चाहते हैं आपसे सबसे पहले कि हरासमेंट, हरासा का वर्ड बहुत यूज़ होता है घरों में, बाहर जगहों पे, अपनी जगह। काम के ज़ुमरे में हरासा होने का मतलब क्या है मैम? जी बिल्कुल, ये मर्द और औरत दोनों के लिए, क्योंकि हरासमेंट तो हरासमेंट है।
जी बिल्कुल, ये जो आपने अभी ज़िक्र किया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 जो कि लागू हुआ था 2012 से ऑनवर्ड्स, तो इसके तहत हम ये अदारा काम करता है और इसका मकसद यही है कि और ये इदारा बना ही इसीलिए था कि जहाँ कहीं जाए मुलाजमत पर ऐसा माहौल साजगार और बाइज़्ज़त किस्म का डिग्निफाइड तरीके से ख़वातीन और मर्द दोनों काम कर सकें और उन्हें किसी किस्म का खौफ या डर ना हो और एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हुए ऐसी जाए मुलाजमत मुहैया की जाए। देखिए, और ये बात ट्रांसजेंडर को भी व्यूअर्स अप्लाई करती है, जैसे एक वक्त पे ख़वातीन और ट्रांसजेंडर इक्वली हरास हो रहे थे, उसी तरह से जी इसमें पर्सन जब आ जाता है ना तो इट मीन्स एनीबॉडी, बिल्कुल सही, इट कैन बी मैन, इट कैन बी वुमेन। और इसका यही मकसद था कि जहाँ कहीं कोई ऐसी ख़वातीन या मर्द किसी को भी कोई ऐसा नापसंदीदा किस्म का जो ऐसा नापसंदीदा वो कोई वर्ड्स इस्तेमाल करें सेक्सुअली या जिस्मानी तौर पे या तहरीरी तौर पर या मैसेज कोई ऐसा जो कि नापसंदीदा हो और उसमें एक अंसर इसका सेक्सुअल किस्म का भी हो या उसके अलावा कोई ऐसा मुखालफाना रवैया हो दफ्तरों में या जारहाना रवैया हो किसी भी दफ्तर में किसी बॉस की तरफ से या एक हरासांगी यानी परेशान कुन का सा माहौल मुहैया हो और लोग उसमें ये महफूज ना अपने आप को करें, वो भी उसमें आ जाता है। और मैम इसमें ये भी इंक्लूडेड है कि जैसे कि हम अंग्रेज़ी का वर्ड यूज़ करते हैं फ्लर्ट करना, राइट? जी जी। अब आपको पता है मैम, पाकिस्तान में मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ था, बल्कि मैं वही इंसिडेंट आपके सामने रखती हूँ और आप हमें गाइड कीजिएगा कि उस इंसिडेंट में राइट स्टेप्स क्या होते हैं। ये इंसिडेंट तो मैम कोई 15-16 साल पुरानी बात है जो मैंने विटनेस किया। एक मेरी ही दोस्त, उसने नया जॉब स्टार्ट की, नौकरी पे जाना शुरू हुई। अच्छा, उसका उनके जो एक जूनियर काम करने वाला साथ कॉलीग था, उसने उनको वो कोई बात कर रही थी तो वो उनकी नज़रों में नज़रें डाल के बात कर रहा था। उसने मुझे पूरी बात एक्सप्लेन की, कहती नज़रों में नज़रें डाल के बात कर रहा था और एकदम से कहता है, हाय मैडम आपकी तो आंखें इतनी खूबसूरत है, दिल चाहता है बंदा इनमें खो जाए। अब उसने सिर्फ ये वर्ड्स बोले, उसने हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, लेकिन उसको ये बात बहुत मायूब और बुरी लगी। उसने उसको डांट दिया, उसने कहा आप मेरे से इस तरह बात नहीं कर सकते हैं और मेरी आंखों का, मेरी बॉडी पे आप कमेंट नहीं कर सकते। उसने इतनी सी बात कही। उसको अगले दिन ऑफिस उसके कंपनी के सीईओ ने बुला के उसको, उस खातून को डांटा कि जी पता चला कि कल आपने बड़ा बदतमीज़ी से बात की है अपने कॉलीग से और यूरो। उसने कहा सर उसने ये बात की है। तो उसने कहा हाँ, तो अगर उसने आपकी आंखों की तारीफ़ की है तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई है? क्या आपकी आंखें प्यारी नहीं है? हाँ, उस बेचारी ने वहाँ पे मैम खड़े खड़े इस्तीफ़ा दिया और वो दिन है, आज का दिन है, उसने अपनी बिजनेस शुरू कर ली, उसने काम नहीं किया। तो मेरा पॉइंट ये 16 साल पुरानी बात है, ठीक है? ये अभी ये एक्ट आई थिंक उस वक्त आया हुआ, मतलब ये 2016 है, तो अभी इस एक्ट को अभी एक्ट आया ही नहीं था। आज के ज़माने में अगर ऐसा वाक़या हो जिसमें किसी ने हाथ नहीं लगाया लेकिन बात ऐसी की जो बनती नहीं है, आपका शौहर कह दे, आपका कोई फैमिली में क्लोज फैमिली मेम्बर कह दे, मर्द जो आपका नामहरम उसका बनता नहीं है आपको कहना। तो मैडम ऐसी सिचुएशन अब आपके सामने किसी के सामने आती है, वो क्या करे? आपका इसमें क्या रोल होगा? जी बिल्कुल, ये इस किस्म के जो वर्बल फेवर मांगना या कोई तारीफ़ी इस अंदाज से करना कि उसकी इंटेंशंस गलत हो और वो इस मकसद के लिए कह रहा हो कि ये मेरे से आगे कोई दोस्ती कर ले या इस तरह की इंटेंशंस हो, तो फिर ये बिल्कुल इस ज़िम्मे में आता है हैरेसमेंट के। और इसमें हम अगर फिर करें क्या? अब लड़की आपसे कैसे रब्ता करे? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक सिंपल तरीका है। शी हैज़ जस्ट टू वॉक इन ऑम्बड्सपर्सन ऑफिस और वहाँ एक सफ़ेद कागज़ पर वो अपनी दरख्वास्त या जो भी शिकायत है दर्ज कर सकती है। और जैसे FIR के केस में आप दर्ज करते हैं कि हुआ क्या, बट सिंपल ऑन अ पेपर, और वो कहे कि ये मुझे बिल्कुल मायूब लगा और मैं इसको इस एक्ट के तहत लाती हूँ और आपसे इसके बारे में कंप्लेंट कर रही हूँ। तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम उसको सीगा राज में रखते हुए बिल्कुल उसकी प्राइवेसी और ये सिक्योर होगी और हम फिर उस पर एक्शन लेते हैं। उसमें ये है कि जिसके ख़िलाफ़ वो दर्ज की गई हो उसको हम एक ज़ाब्ता इख़लाक़ है कि जिसके तहत हमने 3 दिन के अंदर वो उसको
दर्ज करके फिर उसको दोनों पार्टीज़ को हम इन्फॉर्म करते हैं, और फिर जो ओपोनेंट है जिसके ख़िलाफ़ दर्ज की गई है दरख्वास्त, वो फिर हमें 7 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब आना ज़रूरी होता है। अब इसमें क्या कंपनी भी इन्वॉल्व होती है? जैसे कि मैंने आपको ये दफ्तर की एक सिचुएशन बताई, था जूनियर कॉलीग, दफ्तर वालों ने नहीं एक्शन लिया, उन्होंने कहा इतनी क्या बड़ी बात है। अब देखें, अगर वो दफ्तर वालों ने भी एक्शन नहीं लिया और उस खातून की कंप्लेंट दर्ज हो जाती है और कंपनी को पता चल जाता है, तो शायद उस खातून की भी जॉब चली जाए। तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं मैडम? क्योंकि बच्चियां कंप्लेन करके नौकरी खोने के डर से ही कंप्लेन नहीं मैं करती। सबसे पहले आपको इसका तरीकाकार बताती हूँ कि इसी कानून के तहत हमने ये ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि तमाम जो अदारे हैं, चाहे वो हुकूमती अदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें ये जो इंक्वायरी कमेटीज़ हैं उनका तश्कील होना ज़रूरी है। एक कमेटी जो वहाँ पे मौजूद होगी हर अदारे में, और जिसमें कि 3 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, एक फ़ीमेल इज़ अ मस्ट, और 2 सीनियर मोस्ट जो एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे कि MS है या जो भी सीनियर मोस्ट बंदा है वो उसका कमेटी का चेयरपर्सन, और बाकी एक मेंबर वहीं से एम्प्लॉयड में से कोई भी सीनियर मेंबर लिया जा सकता है। और जब ये कमेटी तश्कील देना इसीलिए ज़रूरी है कि उस बंदे को या बंदी को उसके जाए मुलाजमत पर ही इंसाफ फराहम हो जाए, ताकि उसको बहुत दूसरी जगहों पे ना जाना पड़े। और जब वो अगर कमेटी टेकअप कर लेती है उसका केस, तो फिर वो जो भी फ़ैसला इसी तरह इसी कानून के तहत कि विदिन 30 डेज़ उसने सारा इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल करनी है, और उसके बाद फिर वो फ़ैसला जो भी कंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर वो एग्रीव्ड जो बंदा है, अगर उसको उससे मुतमईन ना हो कि ये मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ या इसमें कोई फेवरेटिज़म कर दी गई है, तो वो हमारे पास फिर अपील के लिए आ सकते हैं ऑम्बड्स पर्सन के पास। या अगर उन्होंने सर अगर कोई मैम अगर रिपीट ऑफेंडर हो, जैसे कि आपको एक दफ़ा कंप्लेंट आ चुकी है रक्षंदा से एक बंदे की, अब आपको आयशा की भी कंप्लेंट आ गई है और फातिमा की भी आ गई है, एक ही इदारे में एक ही बंदे की, तो तब फिर आप क्या एक्शन लेते हैं? आप समझ रही है मैम? एक तो ये होता है कि एक बारी किसी ने कीता, आपने उसको कहा कि बंदे दा पुत्र बन जा, खातून ने भी बैठा, लिखत पढ़त हो गई, अंडरस्टूड हो गया। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है मैम कि अगला बंदा नहीं रियलाइज़ करता कि वो लाइनें क्रॉस कर रहा था, अब उसको समझ आ गई, अब वो इंसान बन गया। कुछ लोग होते हैं जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, कहते हैं ऐस बारी भी निकल गई अगली। तो अब एक रिपीट ऑफेंडर के साथ आप लोग क्या सलूक करते हैं मैडम? रिपीट ऑफेंडर अगर वो वहाँ से उसको इंसाफ नहीं मिलता उस खातून को, तो वो हमारे पास सीधा जब आएगी तो फिर हम उसका सारा केस टेकअप करेंगे। हम तमाम उसमें ओपोनेंट को भी बुलाएंगे, जो गवाहान होंगे इर्द गिर्द के लोगों उस खातून को सपोर्ट के लिए, जो कोई गवाही वो देगी या कोई हकायक लाएगी, कोई वीडियो टेप या जो भी उसके पास मौजूद होगा एविडेंस, वो हमारे पास जमा करवाएगी। इसी तरह हम दोनों पार्टीज़ को उनके लिए कि आपके पास जो भी शवाहद हैं फॉर फर्दर डिसीजंस, वो या डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा चीज़ है उसके पास जो वो सबूत के तौर पे पेश करना चाहते हैं, तो वो हम उसे मानते हैं। एंड वी आर ऑथराइज्ड टू आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफिशियल। अच्छा, वो कोई इनकार नहीं करेगा, उसको लाना पड़ेगा। अच्छा मैम, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, अगर किसी ने आप तक पहुंचना है, पहले ये भी बता दें कि वो अपनी कौन सी चीज़ों की तैयारी मुकम्मल करके लाए। जैसे कि आपने कहा ना, जैसे कोई प्रूफ है, बड़ी दफ़ा ख़वातीन के पास कोई प्रूफ ही नहीं होती, तो वो प्रूफ किस फॉर्म में हो सकती है मैम? जैसे कि कोई व्हाट्सएप मैसेज, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जो लेके आए साथ तो केस स्ट्रॉन्ग होगा? जी, इसीलिए मैं बताना चाह रही हूँ तमाम लोगों को कि अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो आप उसके लिए ज़रूर उसका बैकग्राउंड पहले देखें कि क्या क्या प्रूफ वो आप मुहैया कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन। और अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर कोई मैसेज है, कोई व्हाट्सएप मैसेज है, कोई वीडियो है, कोई ये जो सीटी कैमरा में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो कि उसने कैच कर लिया, तो वो भी आप हासिल करें। तो इस तरह के, और या इर्द गिर्द आपके दफ्तर में जो लोग बैठे हैं, अगर कोई गवाह आपको आपकी गवाही दे सकता है तो उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह के जब आपके पास एविडेंसेस होंगे तो फिर आपका केस बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि व्यूअर्स देखें, ऐसे भी बहुत से केसेस हुए हैं जहाँ पे हरासमेंट नहीं हुई और ख़वातीन ने कहा है कि हुई है। तो बात यह है कि ऑथेंटिक चीज़ का मतलब, अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा,
देखिए व्यूअर्स, जो लोग हरास करते हैं ना, वो वर्बली से ही स्टार्ट करके फिर अगले लेवल पे जाते हैं। बिल्कुल। और वर्बली की अक्सर प्रूफ ढूंढना मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मुश्किल होता है। लेकिन अगर ऐसे आप अगर अगले बंदे को माजे नजर आए तो कहीं ना कोई मैसेज, कोई ना कोई चीज़, किसी के सामने कोई बात करना, कोई इस तरह की चीज़ करना कर ही देते हैं, तो उसको कैच कर लेना या दर्ज कर लेना ज़रूरी है। ज़रूरी है। कोई मैसेज है, कोई व्हाट्सएप में कोई ऐसा कमेंट पास कर दिया या कोई वीडियो ऐसी भेज दी जो कि नामुनासिब है। हेल्पलाइन का हम कब इस्तेमाल करें, 1043 का? जो 1043 है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक हेल्पलाइन दी है फॉर एनी कंप्लेंट अगेंस्ट ख़वातीन को। कोई भी शिकायत हो वो इस नंबर पर कॉल करेंगी, फिर वो आपको आपके केस के मुताबिक उस पूरा केस सुन के फिर आपको गाइडेंस देंगी, रेफरल देंगी कि आपको आया ये डोमेस्टिक वायलेंस है तो उसको उस तरफ रेफ़र करेंगी। अगर वो कोई FIR वाला केस बनता है तो वो पुलिस की तरफ रेफ़र करेंगी। और अगर कोई हरासमेंट का केस है तो फ़ौरन आपके पास आए। ऑम्बड्स पर्सन के पास। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ऑम्बड्स पर्सन एक मेन ऑफिस जो है वो तो लाहौर में है, बट वी हैव 9 रीजनल ऑफिसेस इन होल ऑफ पंजाब, जैसे कि डेरा गाजी खां है, बहावलपुर है, मुल्तान है, सियालकोट साहिवाल है, सरगोदा है, फिर पिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल, और ये सब इलाकों में मौजूद हैं हमारे रीजनल ऑफिसेस। वहाँ पर भी आप शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। लेकिन मैम अगर कोई फॉर एग्जांपल पहुँच नहीं सकता किसी जगह पे, देखें कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि आप काम ऐसी जगह पे कर रहे हैं जो आपके जहाँ पे आपको रेजिडेंस भी दी हुई है, जैसे होता है ना हॉस्टल टाइप, बड़ी जगहें होती हैं जिनके मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो मुझे ये गाइड कीजिए, या फॉर एग्जांपल कोई किसी मिल में काम कर रही है खातून, अब वो वहाँ पे हरासा हो रही है, आपका एक ऑनलाइन पोर्टल भी है मैम, ऑनलाइन भी है? देखिए ऑनलाइन है, लेकिन वो हम लोग प्रेफर करते हैं कि फिज़िकली बंदा खुद आए और उसको रजिस्टर करवाए। तो उसके बाद फिर अगर वो ऐसा केस है जो वहाँ, क्योंकि लॉ ऑफिसर तो बैठा होता है, वो आपका सारा मामला उसको असेस कर लेता है कि ये किस किस्म का या किस नोयत का है। तो अगर तो उन्होंने रेफ़र करना हुआ तो हमारा मेन ऑम्बड्स पर्सन ऑफिस लाहौर में रेफ़र हो जाता है। फिर वी हैव टू कॉल बोथ पार्टीज़ इसमें, क्योंकि अब पूरी इन्वेस्टिगेशंस और सवाल जवाब होने हैं, तो वी हैव टू गेट बोथ द ओपोनेंट एंड द कंप्लेनेंट टुगेदर, ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सके। ये दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल इन्वेस्टिगेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन इन फ्रंट ऑफ बोथ द पार्टीज। और व्यूअर्स वही वाली बात है ना कि देखिए बेहतरीन तरीका भी यही है, क्योंकि जब फेस टू फेस बैठ के एक चीज़ को कन्फ्रंट कर दिया जाता है, और जैसे कि मैम ने कहा कि 3 लोगों की एक कमेटी बैठती है, वो उससे ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द केस और किस किसको इन्वॉल्व, बट मिनिमम तो 3 लोग बैठे, यानी कि 3 गवाहों के सामने बैठ के ये गुफ्तगू होगी, क्लैरिटी होगी, इंटरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें होंगी। मैम खर्चा, पैसों का भी प्लीज़ बता दें, क्योंकि एक लोग बदनामी की वजह से ख़वातीन नहीं आगे आती, दूसरा पैसा। देखिए जो ये ऑम्बड्स पर्सन के पास कंप्लेंट आएगी, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि ना तो वकील उसको फ्री, यानी कि अगर आपसे कोई मांगे भी ये कह के कि जी हम आपको इनके पास ले जाएंगे, तो वो बंदा गलत कर रहा है, ये लोग कोई पैसे नहीं देते। We don't expect any, हम लेते ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता है ना मैम, लोग कहते हैं जी हमें 15,000 रुपए दें, हम आपको मिला देते हैं, वो आपका मसला हल करेंगे, तो ये गलत है। इट शुड बी रिपोर्टेड, ये भी रिपोर्ट करें, ये भी रिपोर्ट करें अगर कोई पैसा मांगता कोई पैसा, क्योंकि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा चीज़ जो एक हायल होता है वो ये है कि आने जाने का खर्चा ज़रूर होता है, वो बंदे को खुद करना पड़ेगा। और उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूर दराज इलाकों में यही मसला है कि वो ख़वातीन जब सुनती हैं कि हमें जाना पड़ेगा दूसरे शहर या वो हमें, तो वो फिर डर जाती हैं और बैठ जाती हैं और अपनी विड्रॉल कर लेती हैं केस को। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि ये माली तौर पर जो कमज़ोरी होती है वो नहीं कर सकती। एंड आई नो कि आपका दफ्तर इसके ऊपर वर्किंग भी कर रहा है कि कोई इसका भी हल ढूंढ लें कि किसी तरह से इन ख़वातीन को फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन व्यूअर्स ये देखेंगे कहाँ पे होता है,
कि आप फिज़िकली भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, हेल्पलाइन भी है। अगर उस वक्त मौके पे आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप फ़ौरन कॉल करें और बताएं कि जी ये है, मुझे प्लीज़ राइट डिपार्टमेंट से डायरेक्ट कर दें, फिर वो आपको आगे गाइड कर देंगे। लेकिन एक दफ़ा फिज़िकली आके ये मामला करना ज़रूर पड़ेगा एट द राइट ऑफिस। उसके अलावा व्यूअर्स कोई ख़र्चा नहीं है। कोई आपसे कहे कि जी वकील हम आपका करा देंगे वो पैसे, ये चीज़ें बिल्कुल जैसे कि मैम ने कहा है, और कोई आपसे मांगे भी तो आप फ़ौरन रिपोर्ट करें। बिल्कुल। तो मैम आपका पैगाम इस वक्त जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, दो, एक तो जो काम करने वाली हैं और एक वो जो माँ बाप अपनी बच्चियों को काम पे भेजते हुए घबराते हैं अभी भी, क्योंकि उनको इस हरासमेंट का ये होता है कि बच्चियाँ हमें अपने, अक्सर माँ बाप ये कहते हैं, मैं भी अपने बच्चों को कहती हूँ कि बेटा आई ट्रस्ट यू, मुझे दूसरों पे एतबार नहीं है। बिल्कुल। मेरा मैम आपका पैगाम प्लीज़। मेरा ये पैगाम है सबके लिए, तमाम ख़वातीन या जो भी जाए मुलाजमत पर जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, कि आप बिल्कुल ये अदारा इसीलिए आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जाए मुलाजमत को मोर डिग्निफाइड बनाने के लिए बनाया गया है। तो आप बिला झिझक, बिला किसी खौफ ख़तर, और हर मामले को सीगा राज में रखा जाएगा, कोई उसकी पब्लिसिटी नहीं होगी। आप बिला खौफ ख़तर खड़े हों अपने राइट के लिए, ये आपका राइट है। ये जो कानून बनाया ही गया है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, तो आप खड़ी हों, आवाज़ बुलंद करें। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि अगर कहीं ये वाक़या हुआ है, कहीं भी ऐसा हरासमेंट का केस हुआ है, तो वो उसके साथ खड़े हो जाए और हक और सच का साथ देते हुए उसको गाइडेंस या मैम उनकी जगह अब कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो वो लगातार हरास हो रही होती हैं, मेल कॉलीग्स देख रहे हैं कि वो हरासा हो रही है, लेकिन वो बेचारी डर के मारे कुछ नहीं कर रही, और वो भी कुछ नहीं कह रहे कि वो नहीं कर रही। तो क्या मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ अगर तैयबा जी को हरास किया जा रहा है? ये बता दें। नहीं, आप कि मैंने आप विटनेस किया है, ये विटनेस बन सकती हैं। अगर आप उस खातून को कहें कि आप हौसला करके रिपोर्ट दर्ज करा दो, तो यू कैन बी अ विटनेस। लेकिन मैं रिपोर्ट किसी के लिए नहीं दर्ज कर नहीं, किसी के लिए नहीं, उस पर्सन को खुद करना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, ये भी एक क्लैरिटी मिल गई। थैंक यू सो मच मैम। भाई व्यूअर्स, आज हमें डॉक्टर नजमा ने ज्वाइन किया। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने आज एक ऐसे टॉपिक पे आके एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आके बात की। होता ये कि व्यूअर्स, हम जब इन टॉपिक्स पे बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वुमेन मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के जो एक्टिविस्ट होते हैं वो तो आके बात कर जाते हैं, और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द हजरात आ जाते हैं बात करने के लिए। तो हमारे मसाइल हम ही अगर बयान करें तो वो बेहतर होगा, और उनको हल करने का बेहतरीन तरीका जो डॉक्टर साहिबा ने समझाया। देखिए व्यूअर्स, यस हम सोशल मीडिया पे वायरल कर सकते हैं जो भी हमारे साथ कोई अगर हैरेसमेंट हो, कोई चीज़ हो, लेकिन तमाशा ज़्यादा बनता है, हल कम निकलता है। अगर सही रूट से पहले जाएं और उसके बाद डिसीजन लें कि भाई आपने इसको पब्लिक करना है कि नहीं करना, तो वो एक बेहतर तरीका होगा। अगर आप एक बंदे के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसने कोई एक चीज़ की है, तो पहले उसको प्रूव होने दें, क्योंकि कहीं पे भी दुनिया में व्यूअर्स, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो पहले उसको गिल्टी प्रूव करके फिर आपने जो मर्जी करना है करें, लेकिन बिफोर दैट जब हम पब्लिकली एक चीज़ को कर देते हैं तो वो थोड़ी सी मायूब बात हो जाती है। और जब इतने ब्रिलियंट सिस्टम्स मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इन प्लेस किए हैं, हमारी सीएम साहिबा ने, तो हम क्यों नहीं उनका एडवांटेज उठा रहे? और इसमें नुकसान नहीं बल्कि और भी बहुत सी खवातीन का फ़ायदा है। अगर आप देखिए, आप नौकरी छोड़ के अगर चली जाएंगी ना, तो मसला वहीं का वहीं खड़ा होगा, वहाँ पे 50 और लड़कियाँ आके हरास होके जाएंगी। लेकिन अगर आप राइट रूट लेके डॉक्टर नजमा से रब्ता करके उधर आके रिपोर्ट दर्ज करके प्रॉपर रूट से जाएंगी, तो वो बंदा ही नौकरी से जाएगा, बिल्कुल, या वो औरत भी जॉब से जाएगी, क्योंकि औरतों को सिर्फ मर्द नहीं हरास करते, औरतें भी करती हैं, बिल्कुल, बुलिंग भी होती है। सो इफ़ यू फील दैट यू आर बीइंग हरास्ड एंड बुलीड, डॉक्टर नजमा जैसी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं हमारे सर पे बैठी हुई, एटलीस्ट पंजाब में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ऑम्बुड्स पर्सन है पंजाब की फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट फॉर वुमेन एट द वर्क प्लेस। थैंक यू सो मच मैडम। ब्रेक के बाद किचन में मुलाकात होगी, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं अब किचन का टाइम हो गया है। असल में व्यूअर्स, टॉपिक कुछ ऐसा था, जब ख़वातीन की हरासमेंट की बात करते हैं, स्पेशली काम की इन्वायरमेंट्स में,
तो ये एक टॉपिक ऐसा है जो मेरे भी बहुत दिल के करीब है, तैयबा जी के भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि व्यूअर्स ना चाहते हुए भी, इवन वो जो कहते हैं ना कि इंटेंशनली, एक तो लोग आपको हरास करते हैं और एक होता है कि लोगों को अपनी लाइन और बाउंड्री का ही नहीं पता होता। वो आपको हरास करने की नीयत से नहीं बात कह रहे होते, अपनी तरफ से वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं, जिसको फिर बाद में कहते हैं तो सिर्फ आपकी तारीफ़ ही कर रहे थे। लेकिन व्यूअर्स जो चीज़ मायूब है वो चीज़ मायूब है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि तैयबा जी देखें, हम एज वुमेन हम काम के एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम वहाँ पे नौकरी करने के लिए जाते हैं, हमारा फोकस वहाँ पे फ्लर्ट करना, मंदा फसाना नहीं होता, जो सीधी बात है। मैं बड़ी एक आपसे व्यूअर्स ब्लंट बात कर रही हूँ। फिर काम के एनवायरनमेंट में, अब जैसे मेरी जो फील्ड है मीडिया की, ब्रेक में जैसे मैं बात कर रही थी मैडम से भी कि देखें, इस फील्ड में जब मैं इनिशियली आई थी तो ये एक अंडरस्टूड सी बात थी कि लड़की तो मतलब लड़कियां हरास होके ही आगे जाएंगी। हरास से मुराद ये कि कोई ना कोई फ्लर्ट ज़रूर करेगा, कोई ना कोई फजूल बात ज़रूर करेगा, कोई मेल कॉलीग भी, आर्टिस्ट आपके साथ। आज दुनिया बहुत चेंज हो गई है। आज अगर मेरी बेटी नूर मुझे कहती है कि मैंने मीडिया में आना है, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लॉज, बहुत सी चीज़ें ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए इन प्लेस आ गई हैं। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया था, तैयबा ने काम शुरू किया था, अब वो मीडिया में नहीं भी काम कर रही थी, बट वो मतलब आप जब रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, जब आप एज अ शेफ़ करते हैं, तो आपके साथ मेल्स ज़्यादा होते हैं, फीमेल कम होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उन सिचुएशंस में अपने आप को तो बंदा तरीके से लेके चले, अगला भी तो अपने आप को तरीके से ले जाने देना। सो उसके लिए व्यूअर्स प्लीज़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और मैडम ने जाते जाते एक बात कही है जो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, कि छोटी से बहुत बड़ी सज़ा होती है अगर आप हरास करें। हम सज़ा तक इसलिए नहीं पहुंचे बिकॉज हमारा मेन पॉइंट ये था कि रिपोर्ट करें, लेकिन ये मत सोचे कि रिपोर्ट करेंगे तो अगले को कहेंगे कि जी ये आपने बहुत गलत किया। ये नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर फ्रॉम लूजिंग योर जॉब टू बीइंग जेल्ड, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या किया। सो द फैक्ट इज़, मर्दों को भी एहतियात करनी चाहिए, औरतों को भी करनी चाहिए। और फीमेल्स को भी मैं एक बात कहूँगी कि जब आप अपनी काम की इन्वायरमेंट में अपने जूनियर स्टाफ पे या अपनी इर्द गिर्द की फ़ीमेल कॉलीग्स पे बातें कसते हैं, कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, तो वो भी हरासमेंट के ज़ुमरे में जाता है। सो प्लीज़, सिर्फ ये नहीं है कि मेल फीमेल को करता है, इंसान इंसान को हरास करता है, और हमने ना तो हरासमेंट को के साथ पुटअप करना है और ना ही किसी को हरास करना है। ठीक है ना? अगले का जर्फ तभी पता चलता है जब वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचता है। अच्छा, तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस और उसके साथ स्वीट एंड सॉवर चिकन। और मैं ये फ्राई करना शुरू कर दूं। ऑयल जो है गर्म हो चुका है, इसको आप दो बैचेस में जो है वो ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसको 2 बैचेस में सेपरेटली साथ हम वो पैन रख लेंगे, दूसरा उसमें हम जो है एग स्क्रम्बल कर लेंगे राइस के लिए। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि हम लोग इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं ताकि वो हमारा काम आउट ऑफ द वे हो जाए। व्यूअर्स, एग फ्राइड राइस के लिए चावल हम 1 किलो बॉयल इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडे 6 अदद हैं, नमक हस्बे जायका है, गाजर 3 अदद है, हरी प्याज 1 कप है, चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच हैं, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच है, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच है। और स्वीट एंड सावर चिकन के लिए चिकन 1 किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्नफ्लोर हस्बे ज़रूरत है, अंडा 1 अदद है, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, लहसुन 1 खाने का चम्मच है, अदरक 1 खाने का चम्मच है, सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 2 अदद, साबुत सुर्ख मिर्च 7 से 8 अदद, काली मिर्च हस्बे जायका है, केचप 1 कप है, और अनानास पाइनएप्पल जो है वो हम आधा कप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइनीज़ चिली पेस्ट हम 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं एग फ्राइड राइस का आपको बता देती हूँ। बॉयल्ड राइस हैं जो आपके पास पहले से बॉयल होने चाहिए, ठंडे होने चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा हम वॉक के अंदर ऑयल ऐड करेंगे, उसमें गाजर ऐड कर देंगे जो कि मेरे पास चॉप फॉर्म में मौजूद है, उसमें फिर हम राइस ऐड करेंगे। गाजर के साथ आपने बिल्कुल जो भी मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं, जैसे चाइनीज़ सॉल्ट है या काली मिर्च है पाउडर, वो आपने उस टाइम पे ऐड नहीं करनी। उससे क्या होता है कि लम्प्स बन जाते हैं और वो फिर ठीक तरह चावलों में जो है वो टॉस नहीं होता। अच्छा, गाजर हमारी थोड़ी सी कुक होगी, उसके साथ हम राइस ऐड कर देंगे और उसमें स्पाइसेस ऐड करके अपने थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करेंगे। एग जो है वो हमने पहले से स्क्रम्बल करके रखे होंगे, वो मिक्स कर देंगे और बिल्कुल मतलब उनको अच्छे से टॉस करके एंड में जो है वो हम हरा प्याज जो है इसमें ऐड कर देंगे। एग फ्राइड राइस हमारे तैयार हो जाएंगे। स्वीट एंड सावर चिकन के लिए हमने क्या करना है कि चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया था, उसमें मैंने सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी चिली सॉस, एग वाइट, ये सब चीज़ें डाल के और कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और अभी हम उसको फ्राई कर रहे हैं। चिकन को फ्राई करके हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक वॉक में गार्लिक चॉप लेना है ऑयल के साथ, उसको हम थोड़ा सा सौते करके और उसके साथ जो है हम चाइनीज़ चिली पेस्ट ऐड करेंगे, केचप ऐड करेंगे, जो चिकन हमने फ्राई किया था वो भी ऐड कर देंगे और बाकी जो सॉसेज और स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो उसी सॉस के अंदर हम ऐड करके चिकन को अच्छे से कुक कर लेंगे।
और उसके बाद जो है हम मतलब थोड़ा सा हाफ कप आप इसमें स्टॉक डाल दें या पानी ऐड करके इसको कवर करके पका लें, और एंड में जो है वो फिर वेजिटेबल्स जो मैंने आपको बताई हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल, और मैंने एक एक पीस चिकन का व्यूअर्स अकेले अकेले डाला है। मैंने बिल्कुल भी ये वाली हरकत नहीं की कि मैंने चिकन को जो है वो एक साथ पूरे के पूरे को एक चंक में डाल दिया, क्योंकि वो होता ही है कि फिर उसकी लुक बिल्कुल ख़राब हो जाती है। यहाँ पे हम अपने ऑमलेट को तैयार करना शुरू करेंगे। एग भी हमारा तैयार, इसमें नमक शमक है? हाँ नहीं, अभी हम डालना। अच्छा चलो, हम इसमें सॉल्ट डाल लेते हैं थोड़ा सा, बस जस्ट सो दैट एग के अंदर आप थोड़ा सा बेशक चिकन पाउडर हम डाल लेंगे ताकि एग बिल्कुल ये थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा नमक का, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर, ताकि आपका एग जो है वो इंडिपेंडेंटली भी आपके मुंह में जब उसका टेस्ट आए तो वो फ्लेवर्ड हो। हर चीज़ अगर फ्लेवर्ड होती है ना तो उसका फ्लेवर भी फिर उसी हिसाब से मज़े का बन जाता है। सारा डाल दूँ? जी बिल्कुल। ये हम अपने साथ साथ एग को भी तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपना साथ साथ चिकन भी फ्राई कर रहे हैं। एंड इसी तरह जल्दी से आपका देखिए, ये तो बहुत क्विक काम है। चिकन मतलब मेकिंग पैन एशियन फूड इज़ अ वेरी क्विक थिंग। इतना कोई टाइम टू नहीं लगता, बंदा आराम से उस चीज़ को मैनेज कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये हम किस में निकालेंगे? ये वहाँ पे मैंने वो प्लेट रखी है उसमें निकाल। इस प्लेट में हम एग निकालेंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसमें निकालूंगी दी अंडाज, और उसके बाद हमने जाना है टुवर्ड्स चावल। जी बेसिकली सिर्फ एग के पॉइंट से हमने इधर पैन इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है। वंस दी एग इज़ डन, और ये आपने बड़ी अच्छी एक चीज़ एक्सप्लेन की कि एग को ना जी हमने पहले से बनाना होता बिल्कुल। है। वो जब आप उसमें चावलों में डाल के टॉस करते हैं ना, तो वो चावलों को तो जैसे अंडे वाले चावल हो जाते हैं, अंडा अलहदा नहीं रहता फिर। ऐसे ही है बिल्कुल। और बाज़ लोग ये करते हैं कि जिस वक्त हम कैरेट को कुक करें उसके साथ ऐड कर देते हैं, तो वो भी फिर बड़ा, एक तो उसका कुकिंग प्रोसेस बहुत लेट हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। अब इस तरह हम सब चीज़ें अपनी पहले से तैयार करके रखेंगे तो आप देखें अभी आपके सामने ही हम जो है वो इसकी सॉस भी रेडी करेंगे और राइस भी रेडी करेंगे, दोनों चीज़ें अंडा आपके अपनी सामने। शेप होल्ड कर जाता है ना, वरना तो एग अपनी शेप ही नहीं होल्ड कर पाता। बस उसको ओवर कुक नहीं आपने करना, इतना उसको बना लेना है कि वो अपना कुक हो जाए और ये जो येलोनेस है उसकी, वो ड्राइनेस जो है वो खत्म हो जाए। एंड यू सी यू डन। ऑल यू हैव टू डू इज थोड़ा सा उसको चॉप कर ले अपने उससे वो, एंड दैट्स इट। और देखिए, एग फ्राइड राइस में अगर आप अंडे की और थोड़ा सा चिकन भी उसमें डाल लेना तो वो चिकन फ्राइड राइस बन जाते हैं अंडे और चिकन के साथ, तो उसमें प्रोटीन की मिकदार काफ़ी हो जाती है। तो आप बच्चों को ऑलमोस्ट बिरयानी स्टाइल जो है ना चाइनीज़ी चावल बना के दे दें, चावल तो बच्चे खा ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और घर पे देखें जुगन कुकिंग करने का फिर फ़ायदा यही है ना कि आप वेरिएशंस अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं जब अपना वो बना रही होती हूँ ना जो हमारा वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें होती हैं, उसमें मैं ना जिस तरह हम लोग चिकन का कीमा और उस तरह की चीज़ें वो भी तो आप डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अब हम राइस के पे आ हाँ गए। जी, राइस के लिए इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। बिल्कुल सही, ये हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया। कितना या इससे ज़्यादा? इनफ है। अब इसमें ये हम थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसमें कैरेट्स ऐड करके तो बाकी पे काम स्टार्ट। और यहाँ पे हम अपनी वो फ्राई कर रहे हैं चिकन। चिकन को कितना करना है? चिकन इसका कलर ये तो ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको हम निकाल लेंगे। दूसरा हम इसमें और फिर बाकी इसके का बाद जो है हम वो इसमें ऐड कर अपना देते हैं। दूसरा बैच डालेंगे। इधर हम अपने राइस को स्टार्ट कर देंगे। व्यूअर्स, इसमें सिर्फ पैन एशियन कुकिंग में पैन्स का, इसमें लहसुन अदरक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं डालना। इसमें हम डायरेक्ट कैरेट्स ऐड करेंगे क्योंकि वो हमने लहसुन जो है सॉस में जाएगा हमारी चिकन के साथ, सॉस स्वीट में एंड जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा बिल्कुल। ये हमने कैरेट ऐड कर दी इसमें। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा तेल तूल इस तरह की चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत। बस आप अपनी वेजिटेबल्स को फ्लेवर कर लें जी, ताकि हर स्टेज पे जो है वो आपकी उसके अंदर फ्लेवर आ जाए। बिल्कुल। और यहाँ पे चिकन को भी हम चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ पे पहुँच गया है। ये देखें, हर पीस चिकन का अलग है। ये नहीं है कि हमने उसको, अगर ये मैं पूरा का पूरा इसमें डाल देती तो वो एक जैसे ग्रेवी नहीं बन जाती, वो तेल का वो अजीब सा चिपक जाता। तो जब आप इसको अलग, और ये भी नहीं कि आपने हाफ उल्टा दिया फिर आपने हाफ उल्टा दिया, आपने उसको एक एक पीस करके ही डालना है। राइट, बिल्कुल ऐसे है। तो वो इंडिपेंडेंटली जब चिकन इस तरह से हो जाती है ना तो उसमें फ्लेवर भी मज़ा। और आप देखें कि हर स्टेज पे तैयबा जी ने जी फ्लेवरिंग की है। बिल्कुल।
पैन एशियन की बात ही होती है, अगर आप अंडे में फ्लेवरिंग नहीं करेंगे, वो विदाउट फ्लेवर जब आपके मुंह में अंडा आता है तो बच्चे जिनको खिलाना चाह रहे हैं बच्चों को और ऐसे लोगों को, वो तो खाएंगे ही नहीं। देखिए एक्सेस ऑयल किसी भी चीज़ का नहीं हमें चाहिए, हमने हर स्टेज पे ऑयल को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट पीसेस ऑफ चिकन पे भी आ गए। जल्दी जल्दी बनने वाली चीज़ है। बिल्कुल, अब ये कैरेट को राइस के साथ हम मिक्स करके इसी स्टेज पे जो है हम इसमें अंडा भी डाल देंगे। बिल्कुल, पहले हम स्पाइसेस इसमें हाँ, डाल स्पाइसेस देते हैं। डाल देते हैं। चिकन पाउडर है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने कैरेट के साथ नहीं ऐड किया, मैं यहाँ राइस के साथ इसको ऐड कर रही हूँ ताकि वो टॉस हो जाएगा जी। अच्छे बिल्कुल, से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। और साथ अगर इसमें- चावलों में एक कनी आपने छोड़ी भी हो जी तो चावल भी फिर आपके ब्रेक नहीं होते, और स्पेशली अगर एक दिन पुराने चावल हो। बिल्कुल, मैंने तो जिस दिन भी चाइनीज़ बनाना होता है ना, मैं चावल एक दिन पहले ही बनवा लेती हूँ और रख लेती हूँ, वो ना उसके अंदर फ्रिज में रह के ना ज़रा अच्छे उसका अपनी शेप को भी होल्ड कर ले। जी एक दफ़ा मैं अपनी एक दोस्त के घर गई, साफ पता चल रहा था कि उसने चावल रात के बनाए, क्योंकि जब उसने चावल सर्व किए ना, आधे चावल ठंडे अच्छा आधे गरम। समझ आ गई मैंने कि ये चावल इसने मेरी तरह ना एक दिन पहले के बनाए हैं। अच्छा। उसको फिर आपको दम देना पड़ता है थोड़ा बिल्कुल सा, ऐसे ही अगर आप ना देना तो वो अंदर तक हीट नहीं जाती उसकी। और यहाँ पे हम अपनी बाकी की चिकन को डाल रहे हैं, जैसे ये हो जाएगी हम सॉस बनाने चल शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, वेरी वेरी इजी क्विक थिंग्स, मतलब यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। अच्छा, जहाँ तक हरासमेंट की बात हो रही थी, मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि व्यूअर्स, अगर आप किसी भी इस मामले में हरास हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, किसी एक बंदे से शेयर ज़रूर करें, प्लीज़, रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर करें। बड़ी दफ़ा बहुत बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं क्योंकि किसी की नॉलेज में नहीं था, किसी को पता नहीं था। मैंने तो जब भी कभी ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है ना, बाय डिफ़ॉल्ट तैयबा जी, मैंने बहन को, किसी घर वाले को, या उसी काम की इन्वायरमेंट में किसी ना किसी को वो का इन्फॉर्म किया, क्योंकि जब आप नहीं करते हो ना इन्फॉर्म, तो ये प्रॉब्लम बड़ी सीरियस हो जाती है एंड पीपल डोंट रियलाइज हाउ सीरियस इट कैन बिकम। देखिए एक एग्जांपल दूंगी व्यूअर्स, और प्लीज़ आपने इस पर अपसेट नहीं होना, घबराना नहीं है, लेकिन सोचने की बात है। एक बंदा पहले ज़बान से आपके साथ ओवर फेमिलियर हो रहा है, ओवर हो रहा है बार बार, आप उसको मतलब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप चुप रह रहे हैं, अब वो थोड़ा सा दलेर हो गया, उसने आपको किसी बहाने से ऐसे कंधे मार के गुजरना शुरू हो गया। अच्छा, अगले स्टेप पे वो किसी पॉइंट पे आपका हाथ पकड़ लेता है, उसके बाद क्या करेगा? किसी जगह पे आपको बंद करके फिर कोई अल्लाह माफ़ी दे, कोई ऊंच नीच की चीज़ ना हो जाए। सो प्लीज़ समवन शुड ऑलवेज नो, एक तो आपके घर पे, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा जिसको पता होना चाहिए, और आपके काम पे भी, इसलिए क्योंकि देखिए एक्शन आप लें या ना लें, अपने आप को महफूज तो रखें ना, और एक्शन हमेशा लें। बिकॉज व्यूअर्स, आज अगर दुनिया बहुत बदल गई है ना, जैसे कि मैं कहती हूँ कि अब देखें दुनिया कितनी चेंज हो गई है, चीज़ें कितनी बेहतर हो गई हैं, तो वो इसीलिए हुई हैं क्योंकि लोगों ने आवाज़ उठाई, लोगों ने एक्शन लिया, उन्होंने उन लोगों को सज़ा पाते हुए देखा जो मतलब जो नॉर्मली बिल्कुल वो जो कहते हैं ना स्कॉट फ्री घूम रहे होते थे कि कोई उनको कुछ नहीं कह रहा था, वटेवर। जब ऐसे लोगों को सज़ाएं मिलनी शुरू हुई तो लोगों ने क्या किया, फिर लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। देखिए आवाज़ उठाने के भी तरीके हैं। मैं फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ को आम करना नहीं पसंद करती, इसलिए नहीं करती। ये हो गए हमारे जी डन है, ये हमारे राइस देखे व्यूअर्स हो गए, इनको अब हम मूव करके अपने सॉस की तरफ शिफ्ट होने लगे। जी, एग फ्राइड राइस इज़ डन। अब मैं इसको ये देखिए कवर करने लगी हूँ, और ये मैंने राइस कर दिए वहाँ पे शिफ्ट। अब मेरे पास आ गया नेक्स्ट पैन जी, जिसके अंदर हम बनाएंगे सॉस। और बस देखिए राइस आपसे बात करते ही करते हो गए, चिकन बेसिकली कुक हो गई है, वी फ्राइड इट, इसने सिर्फ इसके अंदर अब टॉस होना है आगे जाके, और जितनी देर में ये बाकी की चिकन कुक हो रही है उतने ही फ्यू मिनट्स के अंदर हमारा ये सॉस तैयार हो जाएगा एंड विल बी डन। इसमें अब हमने फिर ऑयल डालना है जी, थोड़ा सा बस इनफ, और इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का अब वो अपना ये गार्लिक चॉप सारा गार्लिक चॉप डाल देंगे। बस आपके सामने व्यूअर्स करने का रीज़न ये होता है कि आप लोगों को पता हो कि एवरीथिंग कैन बी मेड एट होम इन अ हेल्दी एंड क्लीन मैनर। सो खैर माय पॉइंट अल्टीमेटली है इसके, देखें किसी को भी कोई भी नहीं डिज़र्व करता कि वो तंग किया जाए, उसको कोई हरास करे। देखिए काम बंदा काम के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता कि कोई बंदा उनका दिमाग ख़राब कर रहा हो या उनको इरिटेट कर रहा हो। और देखें वो इरिटेशन कभी कभी एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन भी बन सकती है। ऐसे ही है।
जो बात मैं हम तब से कहना चाह रहे हैं, असल में व्यूअर्स बहुत सी बातें टेलीविज़न पे कहने वाली नहीं होती, और जो बातें कहने वाली नहीं होती वो फिर करने वाली भी नहीं होती। हम कह तो नहीं पाते, लेकिन दफ्तरों में, काम की इन्वायरमेंट्स में देखें, जो बच्चियां घरों पे जॉब्स करती हैं वो भी तो एक वर्क प्लेस है, वो डोमेस्टिक स्टाफ है। जब उधर उस घर में उन खवातीन के साथ घर के जो मर्द हैं, जैसे घर के जो साहब हैं या जो घर का जो बड़ा बेटा है, वो अगर ओवर फेमिलियर हो रहा है या आउट ऑफ द, वो कह रहे हैं वे जाके उसको तंग कर रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जान मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि देखें, हर बंदा जो है वो शौक के लिए तो नहीं काम कर रहा। कई फीमेल्स मैं आपको बताऊँ ऐसी भी हैं जो पूरा अपना सिस्टम रन कर रही हैं। अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनको एक कंफर्टेबल माहौल मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनको फिर मज़ीद इस चीज़ में डिस्टर्ब कर देंगी। हाँ जी, सारे जी हाँ जी। तो बात ये है कि देखें, जो भी आपने करना है आप ज़रूर करें, लेकिन अगले को मतलब ये भी अंडरस्टैंड करें। और देखो यार, मजबूरी के लिए नहीं भी अगर कोई काम कर रहा, तो माय पॉइंट इज़, क्या हमें राइट नहीं है कि हम एक महफूज एनवायरनमेंट में काम करें? बिल्कुल, ये भी तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है ना। अच्छा, अब हमने क्या डालना अब है? ये सॉसेज हम सारी इसमें चीज़ें ऐड कर देंगे। सोया सॉस भी है और ये भी, हाँ जी, स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। ये हमारे स्पाइसेस चले गए थोड़े से, बिकॉज लिटरली लाइक एज वी आर स्पीकिंग आवर सॉस इज गेटिंग तैयार। बिल्कुल, आप बल्कि ये डाल दें, जी। मैं ये चिकन निकाल देती हूँ, क्योंकि चिकन को हम इसी के अंदर डाल के फिर इसको टॉस कर देंगे, और चिकन भी हमारी रेडी हो गई है। तो व्यूअर्स आप देखें, आपसे बातें करते करते, आपस में बातें करते करते हमारा खाना पूरा तैयार हो चुका है। सॉस इज़ ऑल्सो रेडी। अब आप सॉस में जब भी टॉस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में बात की थी किसकी? हेपेटाइटिस की। तो अब हम अपनी कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट करेंगे ब्रेक के बाद टूवर्ड्स आवर टॉपिक फर्दर, विच इज़ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस के भी व्यूअर्स दो इकसाम है। एक वो है जो आपको खाने पीने से होता है, और एक होता है जो गलत नीडल्स या कोई ऐसी वैसी चीज़ को यूज़ करने से होता है। तो उसके फॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे, बचने के तरीके भी डिस्कस करेंगे, और खुदा न खास्ता अगर किसी को मैं कितने केसेस सुनती हूँ कि जी फ़लाँ की अब्बू की डेथ हो गई, भी वो तो सिर्फ 28 बच्चे, वो 58-57 ईयर्स के थे जी, उनको हेपेटाइटिस सी था। तो हेपेटाइटिस सी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आपकी डेथ वाक़या हो, अनलेस आप केयरफुल नहीं होते। उसी तरह जिस तरह डायबिटीज़ में अगर आप एहतियात करें तो आपकी डेथ नहीं होती है, आप ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। हो गया? हाँ जी। इसमें चिकन डालते हैं चिकन या वेजिटेबल्स? नहीं, पहले चिकन डालेंगे इसलिए क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा कवर करके कुक करूँगी बस। बिल्कुल, 5 ये ले, हमने चिकन भी डाल दिया। अब भी वो सिर्फ इसके अंदर हमने एक चीज़ डालनी है, वो है वेजिटेबल्स और पाइनएप्पल वगैरह, एंड वे डन। चीनी वीनी तो नहीं डालनी हमने? नहीं, वो मैंने सब कुछ सॉस में डाल सब दिया कुछ सॉस में डाल दिया। तो व्यूअर्स, वी आर डन। बट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेपेटाइटिस पे बात करेंगे, और उसी सेगमेंट के एंड में हम प्रेजेंटेशन भी कर देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इस बार की थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो हमने सोचा लेट्स ब्रेक इट डाउन ऑन द प्रोग्राम। और ब्रेक इट डाउन के लिए जो दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स सबसे पहले उस्तादों के उस्ताद, एक ऐसी पर्सनालिटी जो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, स्टूडेंट्स को भी तैयार करते हैं, ब्रिलियंट सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट एट शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर, डॉक्टर मुजफ्फर मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर, मुलाकात आई थिंक मेरी आपसे पहली दफ़ा हो रही है, लेकिन फ़ैन मैं आपकी बहुत पुरानी हूँ, थैंक यू मैडम, क्योंकि आपकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा की जाती है, और आप जिस मेहनत और एफर्ट से इस मुल्क में हेपेटाइटिस के ख़ात्मे पे कोशिश कर रहे हैं, अपने पेशेंट्स को 1-to-1 गाइडेंस दे के, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। So God bless you, Doctor. And then we have with us Dr. Ayman Altaf. Dr. Ayman is a gastroenterologist at Sheikh Zayed Hospital Lahore as well. और डॉक्टर साहिबा को तो इसलिए भी बुलाया है क्योंकि अक्सर देखिए मर्द हजरात जो है वो मर्द हजरात की बात सुन लेते हैं। पता नहीं क्यों हमारी ख़वातीन जब तक कोई खातून नहीं कहती कि इससे आप मर जाएंगे तो लोग सुनते नहीं हैं। तो हमने डॉक्टर एमन को भी बुला लिया कि डॉक्टर साहिबा आप भी आ जाए, तुसी बाकी सारे जेंडर्स को कवर करना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। देखिए बात तो हम सब से ही रिलेटेड है, चाहे फीमेल कहे, मेल कहे, ट्रांसजेंडर कहे, कोई भी जेंडर ये बात करे, हेपेटाइटिस आज भी हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मसला है।
हमारा मुल्क इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखें, जैसे कि डॉक्टर साहब आपसे मैं ब्रेक में बात कर रही थी, अमेरिकन जैसे कनाडा में मैंने एक अरसा गुजारा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कनाडा में नहीं की जाती जो पाकिस्तान में की जाती हैं। वहाँ पे जैसे फ्लू शॉट लगाया जाता था तो पाकिस्तान में मैं भी हमेशा अब अपना फ्लू शॉट लगाती हूँ, लेकिन पाकिस्तान में फ्लू शॉट की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी टाइफाइड की इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है, पोलियो के कतरे पिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आज वो भी बीमारियाँ एग्जिस्ट करती हैं जो बाकी दुनिया में ख़त्म होती हैं। सो डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस क्या है? सबसे पहले आप दोनों ये हमें डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करें, उसके बाद हेपेटाइटिस हमारे मुल्क में कहाँ खड़ा है इस पे बात करें। हेपेटाइटिस एक लैटिन वर्ड हेपा से लिया गया है। आइटिस का मतलब है इन्फेक्शन, और हेपा जो है वो सिग्निफाई करता है लिवर को। तो लिवर के इन्फेक्शन को हम कहते हैं हेपेटाइटिस। इस वक्त जो दुनिया का पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाना, वो बुनियादी तौर पे वायरसेस से फैलने वाले हेपेटाइटिस के लिए है, कि जो हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं A, B, C, D, और ये अब नंबर बढ़ता जा रहा है, G, F तक चला गया है। उनमें जो पहले 5 हैं A, B, C, D, वो इम्पॉर्टेंट समझे जाते हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली हम हेपेटाइटिस को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को पीला यरकान कहते हैं और एक को काला यरकान कहते हैं। पीला यरकान जो है बुनियादी तौर पे खाने पीने वाली चीज़ों से, कंटेमिनेटेड वाटर से, कंटेमिनेटेड फूड से, रा फिश और रा फूड से, आपके यहाँ फूड का भी लगा हुआ, तो अनकुक्ड और रा फूड से, और जो हमारे यहाँ क्राउडिंग है, हमारी आबादियाँ जो है कटी कटी। आप किचन की अगर बात करें तो अक्सर हम ये बात एक्सप्लेन करते हैं कि जी आपका चिकन और मीट का कटिंग बोर्ड अलहदा होना चाहिए, आपकी सब्जियों का अलहदा होना चाहिए और फलों का अलहदा होना चाहिए, क्योंकि फल अक्सर कट करके आप डायरेक्टली भी खा लेते हैं और सैल्मोनेला पॉइजनिंग इज अ रियल प्रॉब्लम। कि रॉ मीट की जो, और अक्सर मतलब आपने मुर्गी काटी जी, उसके बाद आपने उसको उसके अंदर पकने के लिए डाल दिया, वो तो पक गई। अब उसी गंदे से मुराद ये कि कच्ची मुर्गी उस पर लगी, उस पर आपने सलाद काट के बोल में डाल दिया, वो आपने धोया नहीं क्योंकि आपने धो के सब्जियां काटी। जी जी। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े बड़े मसले डाल और इसके अलावा ओवर क्राउडेड हमारी फैमिलीज हैं, बंदे पे छोटे बंदा घर चढ़ा में हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो एक को वायरस हुआ तो दूसरे को फैलने का इम्कान है। इसी तरह कुछ हम ब्लड जो स्क्रीनिंग है वो अच्छी नहीं होती, तो उससे पीला यरकान हो जाता है अगर वो क्रॉस मैच सही नहीं हुआ हो। तो हमारे यहाँ ये जो पानी की कंटेमिनेशन है, फूड आइटम की कंटेमिनेशन है, रा फूड खाने के आमादी हैं, क्राउडिंग है, ये पीला यरकान फैलाने का बायस है। जहाँ तक काला यरकान फैलने का ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ उसके जो मेजर सोर्सेज हैं जो वायरस फैलाने का बायस हैं, काला यरकान जो है उसको काला इसलिए कहते हैं कि उसकी कोई अलामत नहीं है, और पीले यरकान को पीला इसलिए कहते हैं कि वो दूर से नज़र आ जाता है, कि उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, उनकी स्किन टोन पीली हो जाती है, उनके नाखून पीले हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो है हमें आकर रिपोर्ट करते हैं उनका छोटा पेशाब काफ़ी गहरा पीला आ रहा है, जर्दे जैसा पेशाब आ रहा है। तो काले में कालक ये है कि उसकी कोई अलामत ही नहीं है, वो नज़र ही नहीं आता, खामोश कातिल है, चल रहा है, मरीज़ को पता ही नहीं है। और पाकिस्तान में हर 20वें आदमी को काला यरकान है। उनमें से 25 to 30% ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें काला यरकान, ऑलमोस्ट लाइक 5% हमारी आबादी जो है ऑलमोस्ट उनको काला यरकान है। 11.3 मिलियन लोग हैं, 1 करोड़ 3 लाख लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस है, जो फंक्शनली एक्टिव हैं, जो इस वक्त जिन पे हमने रीच आउट करनी है हुकूमती सोर्सेज से। तो काला यरकान फैलने के जो असबाब हैं वो ये है कि हम अनसेफ सिरिंजेस लेते हैं। हमारी सिरिंजेस रिसाइकल हो रही हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सेज ने सिरिंजेस यूज़ की हैं और वही किसी तरह दोबारा मार्केट में चली गई हैं, रिसाइकल हो गई। हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि वो सिरिंजों को वहीं तोड़वाए, वहीं उनको डिस्कार्ड करे। ऐसी सिरिंजेस अपनाई जा रही हैं। और अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ये हो रहा है। मसला ये है कि एक बीच की चीज़ होती है जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है और वो सस्ता इतना होता है कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के उससे बचने के, मतलब लाइनों शाइनों से बचने के लिए तो वो बीच वाली जगह पे चले जाते हैं, जो अब एक अच्छा प्राइवेट और इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल नहीं है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल देखिए व्यूअर्स, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, फ्रॉम MRI मशीन्स टू टेस्टिंग टू व्हाटएवर। लोग नहीं लाइनों में खड़ा होना चाहते, वो चीज़ें करना चाहते, तो जो अफोर्ड करते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं। वो जो बीच के अस्पताल होते हैं ना, जिनमें चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होती, डॉक्टर साहब आपको भी पता है, वहाँ पे नीडल भी रीयूज हो रही है। एग्जैक्टली, नीडल आती है कुछ 23 से 24 रुपए की और वो बिक जाती है रिसाइकलिंग में 7 रुपए की।
तो वो हमारे जो स्वीपर्स हैं और एक भाई पूरा 100 माफिया है। अगर बिक रहा है 100 बिक रही है 7 रुपए की तो 700 रुपए हुए ना। तो वो तो किसी के बंदे की सारे दिन की दिहाड़ी तो है। वो रिसाइकल हो जाती है। जी मैडम आप क्या जी ऐसे ही जैसे अब सर बात कर रहे हैं, सर मेरे सीनियर हैं, मेरे से काफ़ी ज़्यादा जी। तजर्बाकार हैं, एक्सपीरियंस हैं। तो मैं स्पेसिफ़िकली जैसे सर ने कहा कि स्ट्रिंजेस से या ब्लड वगैरह से, तो मैं स्पेसिफ़िकली खवातीन के हवाले से बात करना चाहूँगी कि स्पेसिफ़िकली खवातीन में हमारा जो एक कल्चरल या रिवायती तौर पे पियर्सिंग हम करवाते हैं, जो नोज़ पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग करवाते हैं, उसमें जो ख़ास तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, वो स्टरलाइज नहीं होते, या उसमें जो भी नीडल्स यूज़ हो रही हैं, एक ही नीडल से एक पेशेंट या एक बंदे ने पियर्सिंग करवाई, सेम वही नीडल दूसरे पे भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो काला गिरकान है वो फैलने का खदशा जो है वो खवातीन में स्पेसिफिकली और जान घरों बहुत में ज़्यादा जो होता है। खवातीन जी डिलीवरी करवाती हैं, देखिए जी, अगर तो आप प्रॉपर बहुत सर्टिफाइड वो। मिडवाइफ से जी। कराएं वो एक मुख्तलिफ बात है, जी। जो सर्टिफाइड दाई होती है। जी। लेकिन डॉक्टर साहब आपको भी और पता उनके है जो औजार हैं वो सारे और औजार होते उसके हैं अलावा ऐसे बार्बर और के पास कहीं जो ना औजार कहीं है कट कुट किसी चीज का कोई ना कोई लगता ही है लगता ही डिलीवरी है। में। एग्जैक्टली और जो गली महल्ले का डेंटिस्ट है उसके औजार और जो छोटे अस्पतालों के दाइयों के LHV के औजार हैं उनके यहाँ कोई ऐसे औजार नहीं है जो उनकी ऑटोक्लेव्स नहीं है जो उनको स्क्रीन करें और हेपेटाइटिस फ्री बना लें। इसी तरह जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैं छोटे एरियाज में अब देखिए ना हमारे मुल्क में डोंट फॉरगेट व्यूअर्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, दो चीजें हैं, एक तो डायलिसिस को भी लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कुछ उसमें भी एक ट्रांसफरिंग होती है, Exactly. बट उससे ज्यादा डायलिसिस में शेख ज़ैद पे एक बड़ी मशहूर स्टडी हुई कि कितने % लोगों को डायलिसिस रिलेटेड या मशीन रिलेटेड ट्रांसमिशन हुई है। ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें हेपेटाइटिस की प्रेवलेंस और बढ़ गई है, जिनमें हमारे जो जेल में लोग हैं इकट्ठे एक एक कमरे में बंद हैं, एक ही उस तरह से शेव कर रहे हैं, और जो बाकी बगल के बाल सर, हैं लेकिन ना ज़ाय मखसूसा के बाल हैं वो भी एक ही उस तरह से उतार रहे हैं, तो उनके पास कोई अलहदा सामान नहीं है, तो उनसे एक दूसरे को फैल रहा है। तो इसलिर जब जेलों पे स्टडीज़ हुई तो नंबर्स वर टू हाई। इसी तरह जब ये डायलिसिस यहाँ में जो हुई ब्लड और देखिए ना जो ब्लड ट्रांसफर का होता है हमारे यहाँ मुल्क में इतना ज्यादा है, नाम मुझे भूल रहा है उस बीमारी का सर, टी से होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। अब देखिए थैलेसीमिया के हमारे मुल्क में इतने पेशेंट्स हैं, उनकी तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी है। एग्जैक्टली और वो अगर छोटे एरियाज में अचानक उन्हें ब्लड लगवाना पड़ गया है कमी की वजह से, तो उनकी स्क्रीनिंग एडिक्वेट नहीं होती। जी फिर दूसरा बड़ा मसला जो है अनस्टेरिलाइज इक्विपमेंट है, जो बार्बर भी यूज़ कर रहा है, डेंटिस्ट भी यूज़ कर रहा है, और छोटे अस्पताल भी यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हेल्थ केयर कमीशन के इतने दौरे नहीं होते, जो फोकस में नहीं है, बिल्कुल तहसील और विलेजेस में बन गए। उसके अलावा जो हमारे यहाँ कल्चरली कुछ मेल टू मेल सेक्स है या इस तरह के जो जिनसी बेरारवी है वो भी एक सोर्स है जिससे फैल रहे हैं। लेकिन मुझे दुख जो डॉक्टर एक वर्टिकल ट्रांसमिशन भी है कि मदर से हेपेटाइटिस बी जो है वो बच्चों को फैल रहा बच्चों है, को ट्रांसफर। मैं यही तो ऐसी मदर जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उनको भी फैलने के चांसेस हैं। स्पेसिफिकली फिर हम खवातीन की बात करें तो हम फिर प्रेगनेंसी के हवाले से जो भी खवातीन जो हैं वो चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, जो कंसीव करना चाहती हैं या जिन्होंने कंसीव की है, उनकी हम स्क्रीनिंग जो है जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी का कंफर्म होती है तो स्क्रीनिंग हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनकी ज़रूर करते हैं। काले गिरकान की हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग जो है वो मस्ट है। और अगर खुदा ना आस्ता पेशेंट को डायग्नोज हो जाता है कि उसको काला गिरकान है, जिसको हमारी ज़ुबान में हेपेटाइटिस बी या सी कहते हैं, तो फिर हम थर्ड ट्राइमेस्टर जो आलमोस्ट 6 से 7 मंथ या छठा या 7वां महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसमें हम जाके पेशेंट का फिर वर्कअप PCR करवाते हैं हेपेटाइटिस बी का, जिसमें हमने उसके अकॉर्डिंग फिर उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो इसके बच्चे जो माँ के अंदर बच्चा है उसके ऊपर बहुत बुरे असरात आते हैं। खुदा ना आता बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, प्री टर्म प्रेगनेंट जो लेबर है, ये सारी इनसे बचाने के लिए हम PCR, अगर उसका वायरल लोड जो है हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट 2 लाख यूनिट से ज़्यादा आता है तो फिर हमने मदर को ट्रीट करना है। एंड सेकेंडली उसको ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है 3 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी। और बच्चे को बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ बेबी को, अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो बेबी को विद इन 48 आवर्स हमने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन जो है वो लगा देनी है। अब देखिए ना वैक्सीन की भी बात हो रही है, हम भी बस ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब मेन बात आपको ये बताने वाली थी कि भाई प्रिवेंशन ही बेहतर है जी। ये जो सारी बातें बता रहे हैं ये हो जाता है, अगर तो हम ये अवॉइड ही कर जाएं ऑल टुगेदर तो हमें हमारे जिस्म को इस टॉर्चर और कर्ब से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। जी और अब ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्यूनाइजेशन। अक्सर लोग कहते हैं हमें तो फांसी टीके लग गए थे, ओ भाई कुछ के हैं फांसी टीके, कुछ के अभी फांसी टीके आई ही नहीं है।
या बहुत महंगे हैं या वटेवर, तो उससे रिलेटेड गाइडेंस। एंड अगर सब कुछ करने के बाद भी खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस हो जाता है तो सारे केसेस में इलाज की एक जनरल ओवरव्यू। जी बिल्कुल। ठीक। और अगर आप इलाज बीच में छोड़ देते हैं तो उसका भी क्या नुकसान होता है वो भी हमें डॉक्टर साहब गाइड करेंगे। दोनों डॉक्टर्स ब्रेक के बाद अभी जल्दी से किचन में नज़र डालते हैं। जी शेफ तैयबा। जी, एग फ्राइड राइस और स्वीट एंड सावर चिकन जो है वो बिल्कुल मैंने रेडी कर लिया है। बाकी वेजिटेबल्स रहती थी, बाकी काम तो आप कर गई थी। शुक्र है आप मानने की, बाकी काम मैंने नहीं किया। थैंक यू सो मच शेफ तैयबा। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हेपेटाइटिस से कैसे बचा जा सकता है, हिफाजती टीके वगैरह, उसके अलावा खुदा न खास्ता हो जाए तो इसका इलाज, और अगर इलाज बीच में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस की। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। डॉक्टर मुजफ्फर मेहदी साहब हमारे पाकिस्तान के, स्पेशली पंजाब के बहुत ही मशहूर सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं एट शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। देन वी हैव डॉक्टर एमन अल्ताफ़ विद अस, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं आप भी शेख ज़ायद हॉस्पिटल में लाहौर में। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जो हम अपनी गुफ्तगू को जिस फ्लो में लेके जा रहे थे, इम्यूनाइजेशन, हिफाजती टीके या हिफाजती कतरे गोलियां हेपेटाइटिस के क्या अवेलेबल है मार्केट में, ताकि प्रिवेंशन मुक जाए फिर उसके बाद इलाज? जैसे हमने आपको पहले बताया कि हेपेटाइटिस की जो मशहूर वैरायटीज़ पाकिस्तान को और दुनिया में इफ़ेक्ट करती हैं और इन्फेक्ट करती हैं वो 5 हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो पीले यरकान की किस्में हैं, और बी, सी और डी जो है वो काले यरकान की किस्में हैं। इनमें से सिवाय सी के बाकी सब की वैक्सीन है। सिवाय सी के? सिवाय सी के बाकी चारों की वैक्सीन है। जो हेपेटाइटिस ए है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की डिजीज़ है, और उसके लिए हेवरिक्स नाम की वैक्सीन है। जब स्कूल गोइंग रश में बच्चे गैदरिंग में जाना शुरू हों और फैमिली स्कूल में भेजना शुरू हों तो तब लगवानी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री भी मिलते हैं? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में शामिल है। जो हेपेटाइटिस सी है वो उस पर अभी तक वैक्सीन नहीं आई, क्योंकि उसकी मल्टीपल जीनोटाइप्स हैं। वो जितनी जीनोटाइप हैं उनके किसी एक के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाते हैं तो वो क्रॉस जीनोटाइप इफ़ेक्टिव नहीं है। उस पर काम हो रहा है, शायद फ्यूचर में कभी आ जाए। जो बी और डी है, डी सिर्फ उन्हीं को होता है जिनको बी हो, तो अगर आप बी के लिए वैक्सीनेट हो गए हैं तो डी आपका प्रिवेंट हो गया है। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इंटरनेशनली और नेशनली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एक तरह से कहे कि बी एंड डी तो वैसे ही निकल गया, सी की हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, पूरी दुनिया में जो है उस पर Exactly हो रही है। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं आया, एक्चुअली सबसे मेजर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हमारे जैसे ममालिक में ही पहले आती हैं। एग्जैक्टली। और ए और ई क्योंकि पुअर सैनिटेशन और इस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मसले हैं तो वो अभी ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं है। उनकी इकट्ठी वैक्सीन भी है, ट्वेनरिक्स के नाम से मिलती है, और ए और ई की अलग-अलग वैक्सीन भी है जो मिलती हैं। अच्छा, ये हो गया प्रिवेंशन। अब इलाज की बात करते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है, और एक्चुअली सर इफ़ यू डोंट माइंड, ख़वातीन के केस में पहले बता दीजिए कि ख़वातीन के केस में अगर कोई भी फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस अनट्रीटेड जाए तो क्या हो सकता है? क्योंकि औरतें सबसे ज़्यादा आखिरी ब्रेस्ट कैंसर में क्यों हमारे मुल्क में तीसरे चौथे स्टेज पे पता चलता है, गिल्टी पहले स्टेज पे महसूस हो गई होती है। ऐसे ही है मैम, जैसे कि मैं पहले भी बात कर रही थी, ख़वातीन एक तो हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में एक बहुत ज़्यादा ख़वातीन का एक अपने आप को सुप्रेस करने वाला भी, कि अगर उनको कोई इलामात, वैसे तो काला यरकान जैसे सर ने बात की कि काला है, कोई इलामत आती नहीं है, और अगर आता भी है तो ख़वातीन जो है अक्सर उसको सुप्रेस कर देती हैं या उसको ज़ाहिर नहीं करती हैं, बताती नहीं हैं, कुछ नहीं है, और एंड पे जाके पता सिर्फ तभी चलता है कि जब वो बिल्कुल अपना जिगर उनका होता है ख़त्म हो चुका होता है। ये हम काले यरकान की बात कर रहे हैं कि जब वो जिसकी कोई अलामत ही ज़ाहिर नहीं होती। ऐसा जो अलामात, जो साइंस, जो सिम्टम्स हैं वो मेल और फीमेल में कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही आते हैं। पीले में वही आपका पीलापन हो जाएगा, आपकी आंखों से शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पे फैल जाएगा और वो सारा। अब इसकी जहाँ तक इलाज की बात है, इलाज में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेपेटाइटिस ई जो कि पीला यरकान है, उसकी मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी ख़वातीन में अगर वो चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, अगर वो कंसीव कर लेती हैं और प्रेग्नेंट हैं और उस टाइम पे उनको पीला यरकान हो जाता है,
ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ई हो जाता है तो उसकी मोर्टेलिटी जो है एडिशनल 20% हो जाती है, यानी कि मौत हाँ वाक़ई जी, होने के चांसेस 20% 20% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा हो जी, जाते हैं बिल्कुल। अगर आप प्रेगनेंसी में आपको हेपेटाइटिस ई हो जाता है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो भी कंसीव करना चाहती हैं तो वो हेपेटाइटिस ई की जो वैक्सीन है वो पहले वैक्सीनेशन करवाएं और फिर कंसीव करें, बजाय ये कि खुदा ना खास्ता उस प्रिवेंशन मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करने और अब के आप लिए। देखें हमारे बुजुर्ग डॉक्टर साहब, जब हम लोग छोटे होते थे, डॉक्टर साहब तो छोटी हैं हमसे, जब हम लोग छोटे होते थे और हम लोग ग्रो अप कर रहे होते थे तो जब भी कोई खातून फैमिली में हमला होती थी उसको बाहर से खाना नहीं खाने देते थे। एग्जैक्टली घर में बाहर से खाना मंगाना ही छोड़ देते थे। एग्जैक्टली। अब तो ज़रा हमारे culture- घर के बड़े और बुजुर्ग, और इसीलिए ये बीमारियां कम उस वक्त रूनुमा होती थी जी बिल्कुल। और लोग हैरान भी होते थे, एनू केंज हो गया तुसी बाहर दा खिलाया होगा। अब घरों अब आता ही सिर्फ बाहर से खाना है। Exactly। अब जो फास्ट फूड है उसका फैशन ज़्यादा चलिए है। अब आ जाते हैं इलाज की तरफ। डॉक्टर साहब देखें, काले यरकान की स्पेसिफिकली बात करते हैं क्योंकि पीले यरकान में तो आंखों में आ जाता है, पता चल जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई ले ही जाता है डॉक्टर जी। के। लेकिन ये जो आप साइलेंट किलर की बात कर रहे हैं उसके इलाज का बताएं। लोग उसके इलाज से भागते हैं कि यार टीके लगेंगे, ये होगा वो होगा, तो थोड़ा गाइड करें इस पे। जो हेपेटाइटिस जिनको हम काला यरकान कहते हैं, बी और सी है, उन दोनों के लिए जो पुराना प्रिमिटिव इलाज था जो अब ऑब्सलीट हो गया है 2015 से, उनके लिए टारगेटेड ट्रीटमेंट मुयस्सर है। स्पेशली हेपेटाइटिस सी की अगर हम बात करें तो छोटे कोर्स में 3 महीने की दवाई मुयस्सर है जो पाकिस्तान में जो हेपेटाइटिस प्रिवेंशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है, प्रोवेंसेस में भी और फेडरल लेवल पे भी, उसमें फ्री दी जा रही है। 3 महीने का ये छोटा सा कोर्स है जो आप डेली 1 या 2 गोलियों की शक्ल में लेते हैं और एक टाइम पे खाई जाती हैं, और 3 महीने में वायरस के निकलने के चांसेस 95+% है। तो माशाल्लाह। 100 में से 95% लोग जो है वो हेपेटाइटिस की खाने वाली दवाइयाँ लेके 3 महीने में हमेशा के लिए हेपेटाइटिस से निजात हासिल कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के केस में हेपेटाइटिस सी जो लेकिन दवाई छोड़नी नहीं है viewers। Exactly। जितनी देर डॉक्टर नहीं, क्योंकि क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में भी यही करते हैं कि जी खांसी वगैरह चीज़ें बेहतर हो गई, कुछ हालत सेट होनी शुरू हो गई, 3 महीने लेनी थी फॉर एग्जांपल अगर एंटीबायोटिक, तो 3 महीने नहीं ली, 1.5-2 हफ्ते लेके ईजी हो गए। इलाज की मैडम जब बात करते हैं तो इलाज करना क्यों ये बड़ा ज़रूरी है बताना जी मरीजों सर। को। इलाज इसलिए करना है कि जो अगर वायरस ने लिवर को डैमेज कर लिया तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है जो शुरू हो जाएगा। वायरस अगर लिवर को डैमेज कर लेगा तो लिवर सुकड़ जाएगा, जिसको जिगर की सिरोसिस कहते हैं। उनको पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसमें खून की उल्टियाँ और काले पखाने आएंगे। मरीज़ जो कहीं जॉब पे था, काम पे जा रहा था, वो वर्कलोड अपना उठा नहीं पाएगा, वो फटीग और उसको छुट्टियां करनी पड़ेंगी, उसकी इनकम उससे हर्ट होगी। सर लोग उसके कहते अलावा हैं लिवर जो है, हेपेटाइटिस से कैंसर हो जाता है। लिवर की डिजीज़ जब प्रोग्रेस करेगी तो उसके पेट में पानी की शक्ल में बीमारी आएगी, उसको उल्टी की शक्ल में, खून की उल्टी की शक्ल में बीमारी आएगी, वो बेहोश रहने लग पड़ेगा अगली स्टेज की बीमारियों में, और फाइनली नेचुरल हिस्ट्री के बिल्कुल एंड पे वो ट्यूमर डेवलप कर लेगा। जब ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी तो डॉक्टर के पास देने को बहुत कम रह जाएगा, और जब उसको कभी पहली दफ़ा खून की उल्टी आए, पहली दफ़ा वो बेहोश हो, पहली दफ़ा पेट में पानी नज़र आए, तो लिवर ट्रांसप्लांट ही उसका वाहिद हल रह जाएगा, जिसकी कास्ट को 50 लाख 60 लाख है। और अगर वो हुकूमत की मुफ्त दवाई खा लेगा, टाइम पे मुनासिब टाइम पे टेस्ट करवा लेगा, मुनासिब टाइम पे दवाई खा लेगा, तो इन सारे मसाइल से बच जाएगा। तो एंड में मैडम आप क्या पैगाम देना चाहेंगी व्यूअर्स को, और सर आप भी क्या पैगाम दें? विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब। जी, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जो है एम्फसाइज़ करना चाहूँगी या ज़ोर देना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी इलामत या कहीं पे इंसिडेंटली भी आपको पता चलता है कि आपको काला यरकान है, तो उसको डिले ना करें, टाइमली डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करके उसकी जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो आप ज़रूर लें, ताकि आप इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, जो फ्यूचर है आपका, या खुदा ना खास्ता आप लीवर ट्रांसप्लांट या खुदा ना खास्ता जिगर के कैंसर से बच सकें। टाइमली जो ट्रीटमेंट अगर आप उसका करवा लें तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए हेपेटाइटिस से निजात पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका मैसेज देखें, आपका इतने Hepatitis माशाल्लाह day- डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, तो हमारे viewers- हेपेटाइटिस के लिए हमारा मैसेज ये है कि आप अनसेफ इंजेक्शन और सिरिंजेस यूज़ ना करें, अनस्क्रीन ब्लड ना लगवाएं। आप कोशिश करें कि अनस्टेरिलाइज जो इक्विपमेंट हैं नाइयों का, दाइयों का, उनसे, और जो छोटे अस्पतालों में अगर आपको पता नहीं है कि वो स्क्रीनिंग वहाँ अच्छी नहीं है, उससे बचें। और कोशिश करें आपके
जो मदर्स हैं वो ज़रूर हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट करवाएं प्रेगनेंसी से पहले। और जो हेपेटाइटिस ई और ए पीला यरकान है उसके लिए हम अपनी हाइजीन को बेहतर करें, हाथ धोना सीखें। पखाने से ये वायरस ट्रांसमिट होते हैं हाथों पे, और हम जब उन हाथों से खाना खाते हैं खिलाते हैं तो दूसरे लोगों को में फैल जाते हैं। सर, तो अगर कोशिश माँ करें कि को हाथ हो- ज़रूर धोएं। अगर माँ को, सॉरी जल्दी से जी, आगे। प्लीज़। और अगर माँ को हो, क्या वो दूध पिला सकती है अपने बच्चे को? जी जी जी, ये तो मैं इस पे बात करना चाहती थी पहले भी। ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, चाहे वो काला यरकान हो या पीला। सिर्फ काले यरकान में हमने ये देखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो जगह है, जो आपका निप्पल या एरियोला है, वहाँ पे कोई कट वगैरह ना हो, जहाँ से ब्लड ना आ रहा हो या कोई बॉडीली फ्लूइड जो है वो वहाँ से ना आ रहा हो। अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग सेफ़ है, ब्रेस्ट फीडिंग जैसी तो कोई जो बिल्कुल है वो ठीक, नेमत ही बिल्कुल नहीं है। ठीक। जी डॉक्टर साहब, फाइनली आपने। जी, तो हम चाहते हैं कि जो कुछ हुकूमती इकदाम हैं, हुकूमत जैसे अब सुथरा पंजाब नाम का एक प्रोग्राम चल पड़ा है, तो जैसे लोग अब गारबेज उठाना शुरू हुए हैं, तो मक्खियों से पीला यरकान मक्खी उठाती है, वो फूड आइटम पे लगाती है, वो पीने वाली चीज़ों पे लगाती है, वो वायरस हेपेटाइटिस ए और ई का, और उसे अब पी लेते हैं, वो खा लेते हैं। हमारा पैगाम ये है कि हमारे जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो कम से कम पीने वाली चीज़ों को 5 मिनट उबाला जाए, फिर ठंडा करके फिर इस्तेमाल किया जाए, और जो रा फूड है वो इस्तेमाल ना की जाए। 100 टेम्परेचर पे कम से कम 5 मिनट हांडी पके, तो फिर ये वायरसेस किल हो सकते हैं। और जब कोई बरसाती मौसम आए, फ्लड्स हों, तो उनमें बच्चों को नहलाएं ना। बच्चों को आप कोशिश करें रोकने से कि वो इन पानियों में जो गटर में मिक्स हो गया है उसमें पीने की कोशिश ना करें और उससे बचें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you, साहब। madam. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही वाली बात जो मैं 20 साल से कह रही हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। अगर एक आप मशहूर डिक्टम है जो मैं चाहूँगा कि आपके ऑडियंस या आपके नाजरीन ज़रूर ले लें, कि पाकिस्तान में अगर हमने खाना है या पीना है, तो खाने में स्पेशली या तो आप उसे अच्छी तरह धो लें, या अच्छी तरह छील लें, पी लें, या अच्छी तरह बॉयल करें, या छोड़ दें। या छोड़ दें। ग्रेट मैसेज व्यूअर्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।